पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट सरवत फलीम। सुबह सवेरे उठने का मकसद ये होता है कि कुछ ना कुछ अच्छा सीखा जाए, कुछ ना कुछ अच्छा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए और दिन का आगाज़ कुछ अच्छे तरीके से होना चाहिए। आज जब मैं सुबह उठी तो मुझे लगा कि शायद मैं ऑफिस के लिए कुछ लेट हो गई हूँ, कुछ ताख़ीर हो गई है, तो मेरे लिए बड़ा आसान होता है गाड़ी को तेज़ ड्राइव करना और ऑफिस में जल्दी पहुँच जाना, क्योंकि जिस वक्त हम लोग अपने ऑफिस में आते हैं, आप सब लोगों के लिए सुबह सवेरे पाकिस्तान में उस वक्त रोड्स हमें बिल्कुल फ्री मिलते हैं, मगर इसके बावजूद हमें एहतियात से ड्राइव करना चाहिए। कभी भी कोई भी सानहा पेश आ सकता है, कोई भी हादसा पेश आ सकता है, तो एहतियात ज़िंदगी के हर काम में आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है और ख़ासतौर पर उन मौक़ों पर यह एहतियात करने की आपको बेहद ज़रूरत पड़ती है जब आपको लगता है कि कुछ काम आपके ताख़ीर में जा रहे हैं या कुछ चीज़ें आपके लेट होना जा रही हैं, तो उस ताख़ीर से बचने के लिए आप कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी फटाफट ये काम किए जाएँ। बहुत सारे लोग हैं जो लेट उठते हैं, लेट सोते हैं और सुबह जल्दी उठने के बजाय लेट उठते हैं और इसके बावजूद वो देखते हैं कि हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं कर सकेंगे, और जब मामा कहते हैं कि भाई नहीं ब्रेकफास्ट आपको करके जाना पड़ेगा और उसके लिए फिर आप करते हैं कि जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बन रहा होता है, जल्दी जल्दी आप खाने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस सारे मामले में कहीं ना कहीं आपका इंटरनल सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी हादसे का भी खदशा पेश आ जाता है। जब आप जल्दी जल्दी से किचन के अंदर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो कोशिश कीजिए अपने वक्त का बचाव कीजिए और अपने टाइम को उस तरह से सेट कीजिए जिसमें आप इजीली तमाम चीज़ें मैनेज अपनी कर सकते हैं। इसीलिए ज़िंदगी के हर मकाम पे, हर चीज़ पर और ज़िंदगी के हर स्टेप पर आपको एहतियात करने की ज़रूरत पेश आती है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप लेट भी हो रहे हों, कोशिश कीजिए जल्दी उठें, मगर उसके बावजूद अगर ताख़ीर हो जाए या किसी काम में भी आपको लगे कि आपको वो जल्दी करना चाहिए था, उसमें ताख़ीर हो रही है, तो कोशिश करें कि वो काम ज़रूर हो मगर एहतियात से, बहुत ही बचाव के साथ, ताकि कोई भी उसका मसला क्रिएट ना हो सके। जब एहतियात की बात करते हैं तो कल हमारे शहर लाहौर का मौसम बेहद हसीन था, बूंदाबांदी हुई, कहीं पर बहुत तेज़ हवाएं चली, गर्द आलूद हवाएं थी चूँकि, मगर इसके बावजूद बहुत तेज़ बारिश लाहौर शहर में हुई और उसके बावजूद कोशिश सबकी ये थी कि किसी ना किसी तरह बाहर निकलें और जाके इस मौसम को एंजॉय करें, मगर इसमें भी कोशिश कर रहे थे कि आप एहतियात करें, क्योंकि पहली बारिश है मानसून की और मानसून की बारिशों में अक्सर बीमारियां भी फूट पड़ती हैं, उनसे बचाव भी आपको करना होता है, तो केयर और एहतियात आपके सब जगहों पर ज़रूरी होती है। लाहौर का मौसम तो बेहद हसीन था। चेक करते हैं कि लाहौर के अलावा बाकी जो शहर हैं मुल्क के बड़े, उनके मौसम की क्या सूरत हाल है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने शहर लाहौर से, जहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 39 हो सकता है। इस्लामाबाद वालों के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि वहाँ पर भी कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 तक जा सकता है। कराची में मौसम अच्छा हो ना हो, समंदरी हवाएं चलती रहे तो खासा गुजारा वहाँ पर हो जाता है। कराची में भी कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 29 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 हो सकता है। पेशावर और कराची में कुछ ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है मौसम के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत रहेगा 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 41 तक जाएगा। वंस अगेन कोयटा कम से कम दर्जा हरारत में सबको मात दे गया है, यहाँ पर कम से कम उसका दर्जा हरारत रहेगा 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 37 तक जा सकता है। जब बात करते हैं हम आगे बढ़ने की, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो मौजूदा अदवार में हो रही होती हैं, मौजूदा दौर में होती हैं, और इसके साथ साथ हर रोज़ रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ ऐसी हमारी ज़िंदगी में होता है जिससे मुतालिक शायद हम लोग उस तरह से अपडेट नहीं होते। बहुत सारे ऐसे हमारे देखने वाले हैं जिनको शायद अखबार पढ़ने का उस तरह से शौक़ ना हो, वो TV के ज़रिए अपनी मालूमात में इजाफा करते हैं। तो ऐसे ही अपने व्यूअर्स के लिए सुबह सवेरे पाकिस्तान भी कोशिश करता है कि उनकी मालूमात में इजाफा किया जाए, कि रोज़ाना की बुनियाद पर हुकूमत की तरफ से कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें उठाया जा रहा है और आवाम को उनका पता होना बेहद ज़रूरी है। तो चलते हैं इस्लामाबाद की तरफ, जहां पर हमारे नुमाइंदा खुसूसी सुहेल भट्टी साहब मौजूद हैं, उन्हीं से जानेंगे। भट्टी साहब गुड मॉर्निंग, ये बताइएगा कि हुकूमत ने क्या स्टेप्स उठाए हैं आवाम के लिए या फिर मुतल्लिका इदारों के लिए, कौन सी अहम खबरें आपके पास हैं? जी गुड मॉर्निंग सरबत।
हुकूमत की जानिब से मतलूबा जो इक़दाम होने चाहिए थे वह ना होने की वजह से ये जो स्टोरी है इसके अंदर हम बताने जा रहे हैं आवाम को कि किस मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना है पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनियों को और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है आने वाले दिनों में हमारी मार्केट पर। मामला ये है कि 2018 में हमने देखा कि डॉलर की कदर में रिकॉर्ड इजाफा होना शुरू हुआ, मुसलसल डॉलर की कदर बढ़ती रही, जिसके नतीजे में हर शोबे के ऊपर, हर कंपनी के ऊपर असर पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा बराह रास्त उन कंपनियों को इस मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा जो मुख्तलिफ अशिया इंपोर्ट करती हैं। उसके अंदर अगर हम बात करें, जो हमारी पेट्रोलियम का शोबा है जिसके अंदर हमारी रिफाइनरीज हैं, कंपनियां हैं, जिसके अंदर PSO है, शेल है, टोटल पार्को है, एडमोर है, हेस्कोल है, ये वो कंपनियां हैं जिन्हें प्राइसिंग फार्मूला PSO की इंपोर्ट प्राइस का जो फार्मूला दिया गया है उसके मुताबिक इनकी पेट्रोलियम मसनूआत का तयन किया जाता है। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर गुज़श्ता 16 माह के दौरान डॉलर की कदर में इजाफा हुआ। ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट इंपोर्ट करती हैं और ओगरा की जो प्राइसिंग फार्मूला है उसके मुताबिक वो प्राइस डिटरमिन करती हैं, नोटिफाई कर दी जाती है। लेकिन इन कंपनियों का जो लेटर ऑफ क्रेडिट जब रिटायर होता है उस वक्त डॉलर की कीमत उसमें मजीद इजाफा हो चुका होता है। तो इन कंपनियों को गुज़श्ता 16 माह के दौरान, जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात करें, उन्हें 13 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है और रिफाइनरियों को 19 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है, क्योंकि ओगरा ने एक्चुअल जो कीमत है जो डॉलर की वो एडजस्ट करने से इनकार किया हुआ है। इन कंपनियों ने हुकूमत पाकिस्तान को, इनके पेट्रोलियम डिवीजन को खत लिखा, ओगरा को रिमाइंडर्स दिए गए कि ECC पॉलिसी के अंदर ये प्रोविजन है, आप इसको एडजस्टमेंट कीजिए। लेकिन ओगरा ने ये एडजस्टमेंट करने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में ये कंपनियां बदतरीन माली बहरान से दो चार हैं और आने वाले दिनों के अंदर इनका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई का और स्टोरेज का जो पूरी सप्लाई चेन है वो बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है, जिससे मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा होने का खदशा है। दूसरी जानिब हमने चेक करने की कोशिश की कि पेट्रोलियम डिवीजन इस मसले को क्यों हल नहीं कर पा रहा। पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से खत लिखा गया ओगरा को कि इस मसले को आप हल करें, ECC के फैसला मौजूद है, लेकिन ओगरा ये फैसला मानने को तैयार नहीं है। हैरान कुन तौर के ऊपर चेयरपर्सन ओगरा उज़्बा आदिल खान साहिबा माजी के अंदर जब शाहिद खान अब्बासी वजीर पेट्रोलियम थे वो एक इशारा करते थे और ओगरा अपने ही कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए जो मुख्तलिफ फैसलों के ऊपर अमल दरामद होता था, बिलखसूस गैस की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करना वो रोक देते थे। अब जब पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद की बात हो रही है तो ओगरा उसके ऊपर अमल करने को तैयार नहीं है। नदीम बाबर साहब वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वो भी इस मसले के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। आप हैरान होंगी, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम है, उनकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ LNG पर मरकूज है, उसके बाहर वो कुछ करने को तैयार नहीं है। पेट्रोलियम डिवीजन का मुस्तकिल वफाकी वजीर न होने की वजह से कोई भी समरी इक्तिसादी राब्ता कमेटी में पेश नहीं की जा रही। बहुत सी समरियां पेंडिंग हैं। उमर अयूब साहब जिनके पास एक्टिंग पेट्रोलियम मिनिस्टर का चार्ज है, बहुत ही बुरी सिचुएशन है कि वो समरी को दस्तखत कर सके। बिल्कुल भट्टी साहब, ये तो बड़ी बुरी सिचुएशन है कि इक्तिसादी राब्ता कमेटी में एक तो समरी पेश नहीं हो रही, फिर जो है मुतलका वजीर उसमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, और अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी भी मामले पर आकर पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाती है तो ऑब्वियसली ये डायरेक्ट सिर्फ अवाम इससे मुतासिर होगी, इससे कोई दूसरा या कोई आला ओहदेदार या कोई आला हुकाम इससे मुतासिर नहीं होंगे। आ जाकर ये सारा बोझ हम पाकिस्तानियों पर पड़ेगा। यकीनी तौर के ऊपर इसका खमियाजा आवाम को ही भुगतना पड़ेगा। आला हुकाम के लिए तो हमेशा से तमाम तर सहूलियात, तमाम तर उनके मसाइल को हल करने के लिए उनके ऑप्शंस मौजूद रहते हैं, लेकिन बहुत परेशान कुन सूरत हाल ये है कि नदीम बाबर साहब की कलीदी जिम्मेदारी है को इस मामले को हल करवाने के अंदर, इस मामले को ECC में लेके जाते वो फैसला, वो समरी जिसके ऊपर 2011 में फैसला हो चुका है कि किस तरीके से आपने डॉलर की जो इन कंपनियों की इंपोर्ट प्राइस को एडजस्ट करना है, उसकी अगर ओगरा अमल दरामद नहीं कर पा रहा तो ICC से जाके एक दोबारा वजाहत लेनी चाहिए थी। लेकिन उमर अयूब साहब के पास टाइम नहीं है और नदीम बाबर साहब अपनी एनर्जी, अपनी तवज्जो देने को तैयार नहीं है इस मसले के हल के लिए। यही तो मसला है भट्टी साहब। और पेट्रोलियम डिवीजन में इजलास हुआ, इन कंपनियों के सरबराहान ने शिकायत की कि हम अपना कारोबार बंद कर देंगे। वो नया स्टोर डिपो तामीर करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिश्वत तलब की जाती है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो अवाम के वोटों से मुंतखब हुए हैं, अपनी कुर्सियों पर जाकर बैठे हैं, पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो मामलात में अपनी दिलचस्पी दिखाएं, अनफॉर्चुनेटली कि वो अपनी जिम्मेदारी दिखा ही नहीं रहे, वो इस मामले में संजीदा ही नहीं है। तो देखते हैं कि इस मामले में PTI कितनी संजीदगी मजीद दिखाती है, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इसमें कितनी दिलचस्पी शो करते हैं। थैंक यू सो मच सुहेल भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी अहम और ज़बरदस्त खबरें आज हमारे साथ, जिसमें कहा जा सकता है कि एक खबर आवाम के लिए शायद परेशान कुन थी पेट्रोल से
रिलेटेड, मगर ताजरों के लिए दूसरी खबर जो है वो बहुत ही अच्छी है। जब अच्छी बातें हम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी करने का दिल चाह रहा होता है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिनका हल होना भी बेहद ज़रूरी होता है। तो आज हमारे साथ सेट पे बड़ी ही ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं, उनसे तो आपको मिलवाएंगे, उनका बताएंगे भी आपको, मगर ढेर सारे मसाइल हैं और ढेर सारा हल भी उनका हो सकता है, मगर वो हल के लिए किसी शख्स के पास आपको जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आज आपका हम वक्त भी बचाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो तमाम एहतियात आप खुद कर लीजिए, उनसे मिलकर या उनसे जानकर या टेलीफोन करके अपने मसाइल का हल जान लीजिए, क्योंकि अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वन एंड ओनली हमारे साथ कौन मौजूद है, मेरे साथ मूव करते रहें। और यहाँ पे हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी सी डॉक्टर बिल्किस आपा मौजूद हैं। आपा आपको वेलकम करेंगे, थैंक यू सो मच। आपा को हम देखते थे कराची स्टूडियो से, वहाँ दूर से हमें नजर आती थी, आज हमने अपने सेट पे इन्हें बुला लिया और आपा से हम बहुत सारी बातें पूछने वाले, मेरे भी बहुत सारे मसले हैं, मैंने वो भी आपा से पूछने हैं, वो भी हम ऑन स्क्रीन ही पूछेंगे। थैंक यू सो मच आपा। मगर इसके साथ साथ जब हम मसाइल के हल की बात करते हैं तो उसके साथ साथ हमारी ग़िज़ा की भी बात होती है कि हमारी ग़िज़ा कैसी होनी चाहिए। तो इसके लिए एक तरफ हमारे पास ज़बरदस्त सी शख्सियत डॉक्टर बिल्किस आपा मौजूद है, उनसे जानेंगे, मगर एक तरफ हमारे पास बड़ी प्यारी सी नन्ही मुन्नी सी स्लिम सी छोटी सी माहिर ग़िज़ाइयत मौजूद है, आयशा नासिर। आयशा आपको भी वेलकम करेंगे, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और आयशा चूँकि हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं तो आयशा के साथ हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं और ढेर सारी चीज़ें पूछने वाले हैं। आयशा से ये भी पूछने वाले हैं कि आयशा आप खुद इतनी स्लिम हैं तो लोगों को स्लिम रहने के लिए आप कौन सी डाइट बताने वाली हैं जिसकी वजह से उनके एलिमेंट्स भी कम ना हो, उनके अंदर वाइटामिन्स की भी कमी कहीं ना आए और उनकी बोन्स भी मजबूत रहे, मगर उनकी डाइट भी अच्छी होनी चाहिए। हाँ, तो मेरा ख्याल है हम स्टार्ट करते हैं आपा से। आपा, बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों के जहन में बहुत सारी बातें हैं, मगर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, मेरे फेस पे झाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। झाइयाँ बहुत ज़्यादा है, तो आप उनका क्या करना चाहिए? इतनी ढेर सारी छाइयों का इलाज, हम मेकअप भी करते हैं तो वो इतनी मोटे मोटे लेयर लगाने के बावजूद वो छुपती नहीं है। असल में देखिए, जैसे आप लोगों ने कहा इलाज एहतियात से बेहतर है। आपने पहले जो आपने बात की थी कि एहतियात, हम एहतियात करते नहीं हैं, जब होती चली जाती है ना, हम कॉजेज़ नहीं ढूंढते, हम सबसे पहले क्या करते हैं, लोकल एप्लीकेशंस पे चले जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि झाइयाँ पड़ी कैसे, हम ये देखते हैं कि बस पड़ गई है तो कोई क्रीम, कोई मैजिक मिल जाए कि रातों रात ये ख़त्म हो जाए। और वहीं से फिर जो है ना, ये जो प्रॉब्लम है ये इसका बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर हम ये देखें कि ये पड़ क्यों रही हैं, किस इसका कॉज क्या है, अगर उसके रूट कॉज को हम दूर कर लें तो आपकी बचत हो जाएगी और ये रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, कि जैसे लीवर डिसऑर्डर की वजह से भी होता है, स्ट्रेस से भी होता है, और जैसे मेरी अपनी रिसर्च होती है तो मैं झाइयों को देखती हूँ कि कहाँ कहाँ है। अगर इधर है तो मुझे ऐसा, मैं समझती हूँ कि वो किडनी रिलेटेड हो सकता है, इस तरफ है तो स्ट्रेस या डाई का असर होता है, या जेनेटिक भी होती है कि वो वक्त के साथ नमूदार होती है। ठीक है, उसको कम करने में नेचुरोपैथी बहुत मदद कर सकती है, बजाय लगाने के खाना सीखें। अब कुछ लोगों के होता है दोनों साइड्स पे नहीं होती, जैसे एक साइड पे यहाँ पे हल्का सा मार्क आ जाता है। और देखिए यहाँ जो होती है ना वो हमेशा जिगर की वजह से होती है, और यहाँ पे आप अगर यहाँ है ये वाली जो जगह है ना, ये वाली ये यहाँ अगर है तो किडनी, अगर इधर है तो ये वाली जो जगह होती है, ये जो जैसे बटरफ्लाई पैच कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो अगर हो सकता है, एक तो न्यूट्रिएंट की कमी तो है, उसके साथ गलत डाइट तो है ही है, उसके साथ जो होता है ना वो हार्मोन्स का भी इशू होता है। अच्छा, तो हार्मोनल इम्बैलेंस से भी होता है। और ये वाली जगह ख़ास तौर पर, ये वाली जो जगह यहाँ अगर हो तो फिर बैली के नीचे के मसाइल होते हैं। और अगर इधर हो और बहुत डार्क कुछ हो तो इसका मतलब है कि जिगर। तो मैं अगर अपने पेशेंट को देखती हूँ तो मैं उनको समझाती हूँ, फिर पूछती हूँ कि क्या मसला है, फिर अगर इंटरनली टेस्ट भी करा लें और इंटरनली दवा दे दें और साथ में फिर अगर टिप्स इस्तेमाल किए जाएं तो फिर वो सोने पे सुहागा हो, ज़्यादा इफेक्टिव। जी बिल्कुल इफेक्टिव होती है। ठीक है। अच्छा आपा, ये भी होता है, झाइयाँ तो होती हैं, मगर हम देखते हैं कि आजकल एक और बड़ा कॉमन हमें चीज़ नज़र आती है सैलॉन्स वगैरह पे, वो स्किन टाइटनिंग के हवाले से भी हमें नज़र आती है कि हर जो भी बच्ची जाती है, बड़ी उम्र की ख़वातीन
बहन जाती हैं वो एक अलग चीज़ है, मगर कोई बच्ची जाती है तो उनकी कोशिश ये होती है कि अच्छा दिखाएं ज़रा, वो सैलून वाली अच्छा दिखाएं ज़रा, यहाँ से देखिए आपको ना स्किन टाइटनिंग की भी ज़रूरत है, आपकी स्किन ना यहाँ से ढलक रही है, आम तौर पर नज़र आता है, ये छोटी बच्चियों के साथ भी वो करती हैं। तो आपको वाकई ऐसा होता है कि छोटी एज में भी आपकी स्किन जो है वो लटक जाती है, देखिए या आपको सैलून पे जाने की इसकी जरूरत साइन पड़ती की है? अभी कोई लिमिट नहीं रही, क्योंकि हम इतनी केमिकल चीज़ें वगैरह इंटेक करते हैं, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन में इतने रहते हैं कि हमारे कोलेजन जो है वो मुतासर होते हैं। लेकिन हर चीज़ को मतलब कि आप ये देखिए कि एक रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए, और अगर लेज़र थेरेपी है या कोई मशीन वगैरह तो उसमें एज लिमिट होती है, तो जो जा रहा है उसको भी मालूम होना चाहिए और जो कर रहा है उसको भी अपनी ड्यूटीज़ मालूम होनी चाहिए। तो ये दोनों तरफ से होती है कि पेशेंट, कुछ बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि मेरे पास भी पेशेंट बहुत कम उम्र में आते हैं, वो कहते हैं कि ये वाला ट्रीटमेंट तो मैं कहती हूँ ये आपके लिए नहीं है, ये 30+ के लिए, 25+ के लिए। तो ठीक है, दोनों का जो है एक दूसरे पे एतमाद ज़रूरी होता है। तो ये ज़रूरी है आपा कि मतलब एज फैक्टर भी इसमें आ जाता है, मगर इसके साथ साथ अगर वाकई आपको भी किसी सैलून वाली ने ऐसा कुछ बोला है या आपको भी लगता है कि आपकी झुर्रियाँ, छाइयाँ और स्किन टाइटनिंग के इश्यूज़ हैं, तो फिर जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए, हमें मिलाइए आप कॉल और आपा से कीजिए बात, क्योंकि आपा बहुत सारी चीज़ें हमें बना के भी आज दिखाएंगी और आपके मसाइल का हल भी बताएंगी। इसके साथ साथ कौन सी ग़ज़ा लेनी चाहिए उसके लिए आयशा नासिर हमारे साथ मौजूद होंगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत सारी अहम डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान देखते रहिए। अभी जब हम बात कर रहे थे, चूंकि हमारे पास यहाँ पर आपा मौजूद हैं तो हम फ़ायदा भी भरपूर उठाएंगे आपा की मौजूदगी का। अगर आप भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जल्दी से फ़ोन उठाइए, हमें कॉल मिलाइए और अपने मसाइल का हल जानिए। आपा सबसे पहले तो ये बताएं, जिस तरह से दाग हो जाते हैं, झाइयाँ हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, हम कोई मैंने देखा है आजकल मार्केट में इस तरह की लोकल क्रीम्स भी मौजूद हैं, आपको 250-300 में भी क्रीम्स मिल जाती हैं, आप वो यूज़ कर लें, अपनी स्किन पर रातों रात गोरे भी हो जाएंगे, झाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। मगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक सेंसिबल ट्रीटमेंट चाहते हैं, जो एक हकीकी तौर पे ट्रीटमेंट चाहते हैं, परमानेंट होना चाहिए। अगर परमानेंट ना हो तो इन क्रीम से बच सके। अगर आपके चेहरे पे झाइयाँ हो जाती हैं तो फौरी तौर पे हमें कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो लेना चाहिए? देखिए, अगर झाइयाँ हो जाती हैं और नेचुरोपैथी में घर की आप बात करते हैं तो सबसे अच्छा होता है ड्राई मिल्क। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बना के बताती हूँ कि आप झाइयों पे आराम से, क्योंकि मेरी आज कोशिश थी कि किचन टिप्स में बताऊँ तो मैं बता देती हूँ। आपने लिया चीनी, ठीक है, हर घर में मौजूद होता है, ठीक है, 1 चम्मच आपने चीनी लिया और 1 चम्मच आपने दूध, अच्छा ड्राई मिल्क लिया आपने, ड्राई मिल्क, इन दोनों को मिक्स कर लें। ठीक है, ठीक है, इसमें इतना आपने पानी मिलाना है कि बस ये क्रीम की शक्ल इख्तियार कर जाए और उसको थोड़ी देर के लिए रख देना है। और जहाँ तक क्रीम्स की बात हुई, तो अगर जो क्रीम्स वादा करते हैं ना कि इतने दिनों में आपको आप बस आपके तमाम मसाइल का हल हम हैं, उन क्रीम से बचना चाहिए। ठीक है, नेचुरोपैथी की बहुत अच्छी क्रीम्स हैं, मगर वो क्रीमें जिनमें दावे लिखे होते हैं तो खुदारा उससे आप बचें। ठीक है, क्योंकि वो आपकी स्किन को पतला कर देती है। और कोई भी आपकी स्किन इतना मतलब अल्लाह ने इसमें एक अलार्म रखा है कि कोई चीज़ आपने अप्लाई की, आपकी स्किन को पसंद नहीं आई और उसका क्लॉक जो है वो बच गया, उससे किस तरह वो रेड हो गई, वो इरिटेट हो रही है, वो आपको बता रही है कि बस कर दो, ये सही नहीं है। और फिर आप जब कॉल करते हैं डॉक्टर्स को, कहते हैं नहीं ये इसका हिस्सा है और ये होता रहेगा। आप खुदारा अपनी स्किन से प्यार करें, ना लगाएं वो क्रीम, क्योंकि आपका जो आपकी स्किन है उसने आपको बता दिया है कि मैं खतरे सूटेबल नहीं है। देखिए, लाल रंग खतरे की निशानी है, वो हो रही है आपकी स्किन, फिर भी आप लगा रहे हो तो वहाँ से नुकसान ही जा रहे हो। उससे आपकी झाइयाँ वक्ती तौर पे हो सकता है चली जाएं, लेकिन आगे वो उससे ज़्यादा तेज़ी से फैलेगी। आपा ये भी तो कहते हैं ना, मतलब बहुत सारे लोग हैं अगर आपकी क्रीम यूज़ कर रहे हैं या कुछ इस तरह के नीम हकीम भी आपको रिकमेंड कर देते हैं, तो वे कहते हैं कोई मसला नहीं है, ये 1-2 दफ़ा होगा, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो वो 1-2 दफ़ा के चक्कर में आपकी स्किन पूरी बर्बाद हो जाती है और जगह जगह पे रैशेस आ जाते हैं ना। 1-2 दफ़ा होता है, उसके बाद आप आदी हो जाते हैं, फिर आप उस क्रीम की आदी हो जाते हैं। तो ये ना करें। तो देखिए, ये बन गई क्रीम,
मैंने सिर्फ इसमें क्या किया है, मैंने मिलाया है खुश्क दूध ठीक और है। चीनी घर से, और हल्का सा पानी लिया। ये देखिए ये क्रीम, अब जैसे जैसे चीनी अपना पानी छोड़ेगा ना, ठीक है, ये क्रीम बनती चली जाएगी जैसे आम क्रीम होती है। अच्छा। सही है। आपने ये छाइयों पर लगाना है। आप किस टाइम, रात को वक्त सोते हुए आप लगाना है? 5 मिनट के लिए कोई भी चीज़ करें, पैच टेस्ट करने का आसान तरीका है कि ये आपकी स्किन के लिए फ्रेंडली है या नहीं है। ये देखें, यहाँ आपने लगाया, 5 मिनट छोड़ दिया, आपको कोई रिएक्शन नहीं हुआ, या आपने कान के पीछे लगाया या आपने यहाँ लगाया, ये सेंसिटिव एरिया होते हैं जो आपको बता देते हैं कि ये चीज़ आपके लिए है या नहीं। ठीक है, ठीक है। और ये इतनी अच्छी क्रीम बन जाती है। देखिए आप अगर इन दोनों को देखें तो इसमें हर वो चीज़ मौजूद है जो क्रीम्स में डलती है, जिनके एक्सट्रैक्ट डलते हैं। ठीक है। तो आपके घर में ये दोनों चीज़ें मौजूद है बस, लेकिन ये आपकी स्किन को उतार के साइड पे नहीं रखेगा। अगर आप ये समझेंगे कि एक ही दिन रातों रात आपको का बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इस तरह नहीं होगा, लेकिन सफाई बहुत अच्छी हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी, आपकी स्किन जैसे बेबी स्किन की तरह हो जाएगी। अच्छा। और आपको रिजल्ट डे बाय डे मिलता रहेगा। अच्छा, आप अगर और 3 महीने तक लगातार इस्तेमाल करना है। इंटरनल मेडिकेशन लाजमी लेनी है। ओके। और अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में जाते हैं तो आप देखें कि आपको मतलब कि कौन सा सनस्क्रीन लगाना है। बाज़ औक़ात सनस्क्रीन से भी जो है ना लोगों का प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो देखिए कौन सा केमिकल है, इंग्रेडिएंट क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। ओवर द काउंटर उठा के कोई आप चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, वो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। वो तो जाहिर सी बात है, वो तो पहुंचा सकती है। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, राबिया, उनसे बात कर लेते हैं। राबिया, क्या जानना चाहेंगी? आज आपा भी हमारे साथ मौजूद हैं और माहिर ग़ज़ाई आयशा भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात कीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी 33 साल एज है और मेरी जो आईज हैं उनकी एज फाइन लाइन बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रहा, स्किन मेरी कुछ ऑयली है, ऑयली भी है और शायद ड्राई भी है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑयली है, तो फाइन लाइन बहुत ज़्यादा आ रही हैं और मैं क्या करूं, मतलब ये ख़त्म हो जाए और ना बढ़े, ये बढ़ती जा रही हैं। और सन ब्लॉक लगाऊं कि ना लगाऊं, कौन सा लगाऊं? और मॉइस्चराइज़र, अगर मैं किसी शॉप पे जाती हूँ तो उनसे मैं कौन मॉइस्चराइज़र दें, तो कहते हैं आपकी स्किन ऑयली है, आप क्या मॉइस्चराइज़र को करना है? चलिए अभी आपा से पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच जी। आपा, इनका मसला बताएं। जी मैं बता देती हूँ। देखें, एजिंग को रोकने के लिए ये धूप भरा फल इसे कहा जाता है। ठीक है। चाहे इसके रंग की वजह से कहा जाता हो, सही है। ये पपाया, पपीता, क्योंकि आपके जितने भी एंटी एजिंग के लिए जो एक्सट्रैक्ट अच्छा नेचुरोपैथी में इस्तेमाल होते हैं उसमें पपाया का एक्सट्रैक्ट भी होता है। ये हमारे मुल्क में वाफर मिकदार में पाया जाता है। बिल्कुल। एज साइन को रोकने के लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है, एक तो पपीता बहुत अच्छा है, इसके मास्क भी बनते हैं, वो भी बहुत अच्छा है फाइन लाइंस के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है हल्दी। मैं आपको एक टिप बता रही हूँ हल्दी की, अगर उसको इस्तेमाल कर ली जाए, मेरे कहने पे 3 महीने इस्तेमाल करना है। अच्छा। आपके एक आज़ा, जो बॉडी का आज़ा है, उसको क्लियर करने में वो मदद करता है, डिटॉक्स करने में मदद करता है, फ्री रेडिकल्स को निकालने में मदद करता है। तो आपको मैं उसके टिप का बता देती हूँ पहले कि खाना किस तरह है। आपने क्या करना है, आपने लेना है हल्दी, ठीक है, और वो ये वाली मतलब कि देखिए हल्दी को कलर करके कुछ उसका कलर इन्हेंसर डाल देते हैं, तो आपने क्या करना है, जो अदरक जैसी हल्दी आपको मिल जाती है, ओरिजिनल भी होती है, अदरक की ओरिजिनल जैसे मिल जाती है, आप बिल्कुल। उसको पहले क्या करें, अच्छा ख़वातीन क्या करती है, फ़ौरन उसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करने की कोशिश करती हैं और वो उनका ग्राइंडर ख़त्म हो जाता है। तो आपने उसको पहले थोड़ा सा गर्म करना है, तवे पे गर्म करके कूट लें, उसके बाद आप ग्राइंड करें, तो आपकी मशीन की भी बचत हो जाएगी। ओके, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, सुबह आपने लिया सिर्फ 4 से 5 चावल के दानों के बराबर हल्दी। ठीक है, ठीक है। अगर आप दूध पी सकते, बाज़ लोग दूध सुबह नहीं पी सकते, उनको वॉमिट वगैरह होता है, अगर पी सकते हैं तो फिर आप इसको दूध में मिला लें और इसमें गाय का मक्खन आपने 1/4 टीस्पून, अगर आपको यकीन है कि ये गाय का मक्खन है, ठीक है, मैं मक्खन की बात कर रही हूँ, मार्जरीन की बात नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल, लोगों को ये डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है। और ये आप सुबह पीना शुरू कर दें खाली पेट, और आप यकीन करें आपके चेहरे पे झुर्रियाँ सिर्फ 3 महीने मेरे कहने पे करके देखें, तो आपको इसका इस एक्शन का रिएक्शन आपकी स्किन आपको बताएगी, वो नज़र आना शुरू। हाँ, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एज साइन एक वजह स्ट्रेस बहुत होता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, ओवरवर्क होता है, पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो कैमोमाइल टी भी बहुत अच्छा है।
गुलेब बाबूना की टी वो आपको काम रखने में, आपके असाब को काम रखने में आपकी मदद करता है। तो आपने कैमोमाइल टी का इस्तेमाल करना है, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन से दूर रहना है। और इसके साथ मैं आपको लगाने के लिए बता देती हूँ, एक तो पपीता आप काटें, ब्लेंडर में डालें, ठीक है। दही सूट करता है दही, दूध सूट करता है दूध, मिक्स करें और लगा लें। ये बड़ा अच्छा बहुत ही सिंपल है, सिंपल भी है और लेकिन आपको मैं अब ना एंटी एजिंग सीरम बनाना बता देती हूँ, ऑयल बनाना बता देती हूँ। अब आप ये बताएं, हमारे साथ कॉलर भी है, उनके साथ भी साथ बात करते हैं। इस वक्त अरीज हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अरीज, क्या जानना चाहेंगी आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए क्या बात करेंगी? जी मुझे बल्किस आपा से बात करनी है। जी जी आपा सुन रही हैं, बात कीजिए। आपा मेरे मुंह पे एक्ने बहुत बनती है और एक्ने के बाद वो दाग छोड़ जाते हैं, टू टोन स्किन भी बहुत है। इसके लिए मुझे कुछ बताएं और आपकी प्रोडक्ट भी चाहिए। मेरी प्रोडक्ट्स के लिए तो फिर आपको मेरे क्लिनिक आना पड़ेगा। यही करना पड़ेगा आपको। ठीक है अरीज आप आपके मसले का हल बताते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप आज आ जाएंगी वॉल्टन रोड पर इनोग्रेशन के कल ही आपा हमारे प्रोड्यूसर साहब इसको अनाउंस कर देंगे, उनको बता देंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आपा जब हम बात कर रहे थे, अभी हमारी जिस तरह से मेरी बहनों ने कॉल की, एक मेरे भाई हैं वो भी बड़े परेशान हैं, तो अब देखें हम जो बात कर रहे थे, जो आपने स्टार्ट पे बात की, आपके यहाँ पे झाइयाँ हो सकती हैं, फाइन लाइन हो सकती हैं आपके, मेरा एक भाई है वो कह रहा है मुझे एक्ने इतना ज़्यादा हो गया, गड़े से पड़ गए हैं। आपा तो ये इसका भी हल बताएं। अच्छा देखिए, गड़ों के लिए आप एक सिंपल रेमेडी है कि आपने मेथी दाना जो होता है, दाना मेथी जिसे कहते हैं, आपने उसको पीस के पाउडर बना के रख लेना है। अच्छा, रखने के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा उसमें पानी मिलाकर उसको पेस्ट बना के आप घड़ों पे लगाएं और रोज़ लगाएं। आपने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को इतना तेज़ करना है कि आहिस्ते आहिस्ते वो गड़े भरने लगे। इसके ट्रीटमेंट्स भी हैं, नेचुरोपैथी में भी इसके ट्रीटमेंट्स हैं, आप वो कराना चाहें वो भी करा सकते हैं ताकि आपके घड़े भरे। अच्छा, निशान जो है वो उसको ख़त्म करने में भी मेथी दाना आपकी मदद करेगा। अच्छा, मेरी उस बहन ने जिसने कहा था कि मैं अगर वैसे तो वो डाइट करती नहीं है और कहती है कि मेरा मुंह जो है ना बहुत पतला हो गया, उसके लिए पूरा बाकी उनका जिस्म बढ़ रहा है। सही है, उसके लिए तो मैं मुंह चेहरे के लिए बता देती हूँ कि चेहरा आप अगर आपको चाहिए कि भरा भरा हो, तो यहाँ पर भी हमें जो कोलेजन सो जाते हैं उनको दोबारा लाना है। तो कुछ क्रीम्स आती हैं जिसमें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन घर में आप फ्लैक्स सीड जो है यानी अलसी के बीज जिसे कहते हैं, उसको पीस के पाउडर बना के उसको पानी में डाल दें और वो लगाना शुरू कर दें। अब वो कितने पानी में, क्वांटिटी उसकी पानी की बस इतना पेस्ट बन जाए, पेस्ट बन जाए जैसे आपके हाथ में आ जाए, पानी की तरह नहीं। और दूसरा मैं उनको बता देती हूँ उनके लिए भी, और जिनकी एज साइन बहुत जल्दी आ रही है, झुर्रियाँ वगैरह आ रही हैं, तो गाजर के बीज आपने करना क्या है, आपने लेना है गाजर के बीज तकरीबन 1 चम्मच, और इसमें हमने डालना है कोकोनट ऑयल, और इसको आप जो है ब्लू या पिंक कलर की बोतल में डालकर धूप में रख दें। अच्छा, नहीं आपा ये ज़रूरी है कि वो ब्लू और पिंक कलर की बोतल में होना चाहिए? ब्लू और पिंक कलर की बोतल होना इसलिए ज़रूरी है कि कलर की अपनी जो सन से वो कलर लेगा वो वही कलर लेगा। पिंक और ब्लू असाब का कलर है। ओके। अच्छा, पिंक आपकी ग्लो के लिए। देखिए, हम कभी भी कोई भी कलर थेरेपी हमारी ज़िंदगी में इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई भी आप देख लें जो फेयरनेस या ग्लो करने के लिए क्रीम होती है, उनके पिंक के डब्बे होते हैं। हाँ, अब पूरे के पीले भी नहीं, यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में कुछ के पीले भी डिब्बे होते हैं, वो इसलिए मुंह खराब कर देती हैं। हाँ, वो बस आप देख लें कि पीले डब्बे वाले फिर मुंह पीला करते हैं, ठीक है, उनको बताइए। अच्छा, फिर आपने क्या करना, पिंक या ब्लू बॉटल में डाल के धूप में रख दें तो ये इन्फ्यूजन हो जाएगा। गाजर के बीज का जो तेल है वो कोकोनट ऑयल से मिल जाएगा। जब इन्फ्यूज हो जाएगा वो उसमें, तो उसको छान के ये आपका सीरम बन गया। ठीक है, आपने इसकी चंद सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप आपने ये लेना है, थोड़ा सा पानी लेना है, मिक्स करना है। पानी लेना ज़रूरी है। जब पानी और तेल को आप मिक्स करके लगाएंगे तो ऑयल की एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और कोकोनट ऑयल के लिए मैं बोलूँगी कि आप जो है अपने या तो सामने निकलवा कर डालें। पापा वो इतने ठेले वाले भी खड़े होते हैं अपने सामने, या एक्स्ट्रा वर्जन हो तो बहुत अच्छा है, कहीं से आप एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल आपको मिलता है तो आप वो ब्रांड ले लें, नहीं तो आप अपने सामने निकलवा लें। इसी तरह फ्लैक्स सीड, अलसी का तेल
तेल भी जो है एज साइन को कम करने में आपकी मदद करता है। ठीक है। तो फ्लैक्सीड जो है फिर उसका ऑयल भी मिलता है, वो उसको भी इसी तरह उसमें गाजर इन्फ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वही आप फ्यू ड्रॉप्स लेके आप इसको लगाएं, या आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल भी बहुत अच्छा है। लेकिन इन सब के साथ आप कुछ भी लगा लें, वक्ती तौर पे आपको फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन अपनी ग़िज़ाएँ ऐसी लें जिससे आपकी एज साइन कम होने में आपकी मदद हो। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, उनसे भी साथ साथ बात करते हैं। हमना हमारे साथ कॉलर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी हमना, क्या जानना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, आप ही कैसी हैं? आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बात कीजिए। जी मुझे आपा से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं हमना बात कर रही हूँ कराची से। मेरी ना दोनों गालों पे ना झाग हैं और बीच में जैसे वाइट वाइट बर्ड्स के निशान नहीं होते, वो हैं मेरे। और मेरे ना यानी कि बाल बहुत कम है, मेरी ना जिल नज़र आती है। तो मैं चाहती हूँ आपसे इलाज करवाना, मगर मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं कराची में ही रहती हूँ, अगर आप बोलें तो मैं आपके पास आ जाऊँ इसकी इलाज करवाने के लिए। आप मंडे को आ जाइएगा। मंडे को ठीक है, आ जाना। आप कराची में मिलेंगी आपको नहीं, मैं इंशाल्लाह। वैसे तो कल ही कराची में मिल जाऊंगी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मंडे को आ जाए तो सुकून से फिर इनको हाँ देख लूँ। ठीक है, आप इनका जवाब भी दे देते हैं। आ जाना बेटा, गुलशन वाले क्लिनिक ठीक है, में आ हमारे जाना। हमारे हमारे प्रोड्यूसर साहब आपको एड्रेस दे देंगे। हमना थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। और हमारे साथ हुरिया भी कॉलर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी हुरिया, बात कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर सुशील से बात करनी है। जी आप सुन रही हैं, बात कीजिए। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मुझे एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है जिसम पे ना, सारी जितनी ज़्यादा मीठा भी खाऊँ या सिर्फ गोश्त वगैरह खाऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा ना एलर्जी होती है जिसम पे, और मेरा चेहरा ग्लो नहीं करता। आँखों के पास है मेरे ना छाइयाँ सी निशान हो जाए हल्का हल्का। अच्छा देखिए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या आप मीठा खाने से आपको खारिश होती है, या गोश्त खाने से होती है, या दोनों से होती है, या आपकी स्किन ड्राई है, या आपको एक्जिमा तो नहीं है कि, और पूरे मुंह पर होती है, पूरी बॉडी पे होती है? ऐसे लाल लाल धब्बे तो नहीं है? नहीं लाल लाल। अच्छा, ये किसी ग़िज़ा से आप कह रही कि एकदम से फ्लेयर अप हो जाता है अर्टिकेरिया की तरह, फिर खारिश होने लगती है? जी। ऐसा होता है? जी। आजकल ये आम का सीजन है, मैं आम भी खाती हूँ, उससे भी ज़्यादा होता है। अच्छा, कुछ भी खाती हैं कुछ आपा, भी तो खाती है तो हाँ। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। थैंक यू सो मच हुरिया, आपने कॉल की। आपा ये इसका भी बताइए, तो साथ साथ हम आयशा से भी पूछते हैं कि जिस तरह से उन्होंने भी बात की है कि अभी आयशा उन्हें गोश्त से भी इशू है, आम से भी इशू है, और उन्हें कुछ भी खाती हैं तो वो रिएक्ट कर जाता है उनकी बॉडी के ऊपर। तो फूड सेंसिटिविटी भी होती है ये कि आप मतलब फूड एलर्जी हो सकती है, लेकिन इसमें हमें फिर रूल आउट करना होता है कि एग्जैक्टली किस चीज़ से फूड एलर्जी हो रही है। वो काफ़ी डिटेल्ड सेशन हमें उसका चाहिए होता है, जिसमें एक एक हमें चीज़ को देखना होता है कि कहीं इससे, जैसे उन्होंने कहा उन्हें आम से होती है, बट हो सकता है आम से उन्होंने आधा घंटा पहले गोश्त या खाना घर में खाया हो जिसमें गोश्त हो, बेसिकली वो गोश्त से हो रही हो, या वो दूध उन्होंने लिया हो दूध से हो रही हो। तो हमें रूल आउट करना पड़ेगा, और काफ़ी इसका डिटेल मैं उन्हें यही सजेस्ट करूँगी किसी डॉक्टर या नेचुरोपैथ या डाइटिशियन को इन पर्सन दिखाएं। ये फ़ोन पे या इस तरह हो नहीं सकेगी। चलिए, ये तो वो दिखाएंगे, मगर आपा जो बेचारे नहीं जा सकते डॉक्टर के पास, इतनी मोहब्बत से उन्होंने आपके लिए फोन किया, उनको तो बताना भी हमें पड़ेगा कि क्या किया जाए। नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देती हूँ जिससे उनको नुकसान नहीं होगा। 2 बूटियाँ बता रही हूँ, चराइता और दमासा। चराइता दमासा, चराइता लेना है आप जहाँ जिस पंसार के पास जाएं उससे कहें चराइता नेपाली दे, और दमासा बूटी दोनों को पीसकर हम वज़न पाउडर बनाकर रख लें। आधा चम्मच 1 कप खौलते गर्म पानी में डालकर दोपहर खाने से पहले, आधा चम्मच रात खाने से पहले, इसी तरह 1 कप पानी में डाल के रात खाने से पहले आप ले लें। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि आपकी शुगर लो नहीं होती हो। जिनकी शुगर लो हो जाती है उनके लिए नहीं है। उसके अलावा सोराइसिस, एक्जिमा, अर्टिकेरिया, स्किन ड्राइनेस, कोई एक्नी, पिंपल, जो भी मसाइल हैं, इन 2 बूटियों को मिक्स करके इसका इस्तेमाल करने से आहिस्ता 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 फ़र्क पड़ जाएगा। आपका कितना टाइम टेकिंग होता है ये 6 महीने भी लग सकते हैं, भी लग सकते हैं, आपको इलाज करना है, ठीक है। और फिर अगर मतलब कि नहीं कुछ करेंगे तो ये एलर्जी बढ़ती जाएगी। और आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो मैं आपको बता देती हूँ, कड़वे सरसों का तेल, हो सकता है कि पहले आपको थोड़ी सी जलन हो, कड़वे सरसों का तेल और ये पिंक सॉल्ट जो है, ठीक है, मैं आपको रेशो बता देती हूँ। आपने 1 चम्मच कड़वे सरसों का तेल लिया और आपने पिंच
पिंक सॉल्ट जिसे कहते हैं वो उसमें मिक्स किया। ठीक है। 1 चम्मच आपने अगेन पानी डाला, उसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स किया। ठीक है। ये स्किन रैशेस के लिए, बच्चों के नेपी रैशेस के लिए भी बहुत अच्छे है, स्किन पे रैशेस हो जाए उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत सेफ जो है ना रेमेडी, इसको आप लगा लें। कुछ वक्त के लिए जलन होती है ड्राई स्किन पे, लेकिन स्किन को हील अप करने में ये बहुत तेज़ी से मदद करता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके मसाइल का हल हो सकता है। आपा, मेरा दिल इतना दुखी हो रहा है कि हमारा शो 11 बजे तक होता है और आपा आप जा रही हैं, 10 बज गए हैं और मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। मगर जब हम वापस आएंगे आपा हमारे साथ मौजूद नहीं होंगी, लेकिन आपा बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई और इंशाल्लाह आपा को अब हम यहाँ पर लाहौर स्टूडियो में अपने सेट पर बुलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच आयशा, आप भी हमारे साथ मौजूद थी, आपने भी अपडेट किया बहुत सारी चीज़ों से, फूड से रिलेटेड। मगर जब हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास बहुत ही ऐसी स्पेशल चीज़ है जिससे मुतालिक आपके ज़हनों में सवाल ज़रूर होता है मगर आप पूछते हुए घबराते हैं। शायद बहुत सारे मिथ्स भी होती हैं जिनके ऊपर आप बिलीव करते हैं, मगर असल हकीकत उसके बारे में क्या होती है ये एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके हम आज सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मैंने तो सुबह सवेरे उठ के बहुत सारी दुआएं मांगी हैं फजर की अजान के साथ ही, नमाज के साथ ही, और अब वाकई आज का दिन तो ऐसा लग रहा है कि सबको जायनमाज़ बिछा लेनी चाहिए। ढेर सारी दुआओं की इस वक्त ज़रूरत है हमारी टीम को, और 22 करोड़ की आवाम है। अगर 22 करोड़ के यहाँ पर जायनमाज़ बिछा कर बैठ जाएंगे, अल्लाह से दुआएं कर लेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे हमारे लिए कुछ चांस बनता हुआ नज़र आएगा। और ख़ास तौर पर अगर अपनी टीम की बात करें, कुछ ना कुछ एफर्ट तो उनकी तरफ से भी हमें देखने में आई है। और जिस तरह से सरफराज के बारे में, हमारे कैप्टन के बारे में कहा जाता है कि सरफराज जो है धोखा नहीं देगा, तो उम्मीद भी की जा सकती है और बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है कि वाकई सरफराज धोखा नहीं देगा। जब कभी भी प्रेशर आया सरफराज ने बड़े अच्छे से इसको हैंडल किया है, पूरी टीम को लेकर चला है। एक आध मैच में हमें नज़र भी आया कि कुछ मोरल उनके डाउन है, बट थैंक्स टू अल्लाह एंड थैंक्स टू ऑल जिन्होंने उनको सपोर्ट किया उसके बावजूद भी, और हमने देखा उन्होंने बड़ी अच्छी कामयाबियाँ हासिल की। मगर इसके बावजूद अब जब हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच की बात करते हैं तो कई सवाल हमारे जहन में उठते हैं, और ख़ास तौर पर टॉस को लेकर तो आज मतलब क्लीन बोल्ड होने वाली बात हो गई है कि आज बनेगा क्या, और वाकई आज क्या बनेगा। पाकिस्तान सेमीफाइनल तक जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, और हमारे फ्यूचर, हमारे जो खिलाड़ी हैं उनका फ्यूचर कैसा हो सकता है। और इसके साथ साथ ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि ये पूरी जिम्मेदारी, एक पूरा टीम वर्क होता है जिसमें हमारे कोचेस भी मौजूद होते हैं, हमारे सिलेक्टर्स भी मौजूद होते हैं, एक पूरा बोर्ड मौजूद होता है जिनकी तरफ से सिलेक्शन हुई होती है और उसके बाद उनको आगे भेजा जाता है। तो पूरे बोर्ड की क्या जिम्मेदारी है और उनका फ्यूचर हमें क्या नज़र आता है, तो इसके लिए हमारे साथ चूँकि यहाँ लाहौर स्टूडियो में सैयद अली ज़ैदी साहब मौजूद है। थैंक यू सो मच, ये ऑस्ट्रोपोमिस्ट हैं और बहुत सारी अहम पेशेनगोइयाँ कर चुके हैं और सच साबित हुई हैं। तो इनसे मुतालिक जानेंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच के दरमियान क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। मगर इसके साथ साथ हमारे साथ कराची स्टूडियो से बुशरा आसिफ साहिबा मौजूद होंगी, ये टैरो कार्ड रीडर हैं। थैंक यू सो मच बुशरा, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके भी आज कार्ड देखेंगे कि आपके कार्ड आज के मैच के हवाले से क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जिस तरह से जैसे मैंने बात की, आज के मैच में सबसे इंपॉर्टेंट ये है टॉस। अगर तो बंगाली टॉस जीत गए तो फिर पाकिस्तान कहाँ जाएगा, और आज को टॉस जीतना बड़ा ज़रूरी है, तो टॉस जीतेगा कौन, सबसे पहले ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ये मैच की पेशगोई से पहले मैं ज़रा एक शेर आपकी इजाज़त से सुनाना चाहूँगा कि राज ऐसा भी नहीं कि छुपाया जाए। ये अच्छा। पाकिस्तानी शायकीन को के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए, राज ऐसा भी नहीं कि छुपाया जाए, हाँ। ये ज़रूरी भी नहीं कि बताया जाए। ओए ये तो बड़ी तकलीफ दे बात आप करी जा रहे हैं। यूं ही खामोश रहना अजीब लगता है, हाँ। यूं ही खामोश रहना अजीब लगता है, क्यों ना बातों से तेरी दिल को जलाया जाए। तो जलाइएगा नहीं, हमारे दिल पे कुछ मरहम रखिए, जलाइएगा। और एक हिंदी की कहावत है कि ना नो मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ऐसा मत कहें, मुझे क्यों मायूसी के आसार नजर आ रहे हैं आपके बातों से ज़ैदी साहब। और जो पाकिस्तान का मैच है, हाँ। इसमें टॉस कोई भी जीते, लेकिन ये लो स्कोरिंग मैच रहेगा। जो जायचा है, जो सितारों की पोजीशन बता रही है,
कि जीत पाकिस्तान की है, माशाल्लाह, इंशाल्लाह लेकिन इंशाल्लाह, चाहे दुआएं कोई करें पहले सब। जीत खेल ले या टास्क भी इसमें मैटर नहीं कर रहा, कोई पहले खेल ले कोई बाद में खेल ले, तो इसमें जीत पाकिस्तान की आ रही है। लेकिन ये लो टॉस स्कोरिंग जीतना मैच बड़ा रहेगा। जरूरी है हमारे लिए ज़ादिसा, टॉस जीतना हमारे ये लिए तो बड़ा कहो। ज़रूरी है। सारे पाकिस्तान के हक में हैं, अल्लाह के मुमकिन है कि पाकिस्तान जीत जाए, लेकिन आगे जाने की पोजीशन हरगिज़ नहीं है। सुनने में आ रहा हूँ कि 500 कर ले या इतने स्कोर करे, इतने पर उनको आउट कर दे, तो वही बात होगी, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। लो स्कोरिंग मैच रहेगा और 300 से कम जो भी पहले वारी ले या बाद में, तो उसमें 300 से कम स्कोर रहेगा, ज़्यादा स्कोरिंग वाला ये मैच नहीं है। ओए होए, ऐसा मत कहें, सरफराज पे बड़ी उम्मीदें हैं मुझे भी, हम सब लोगों को, कि सरफराज हमें धोखा नहीं देगा। बुशरा आसिफ साहिबा, जैसे मैंने बात की थी कि टॉस जीतना बड़ा ज़रूरी है, मगर जैदी साहब कह रहे हैं कि टॉस कोई भी जीते पाकिस्तान जीत जाएगा, मगर आगे जाते हुए आसार नज़र नहीं आ रहे उन्हें। तो आपके कार्ड्स क्या कहते हैं कि टॉस कौन जीतेगा? जी, टॉस जो है यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, तो वो तो बहुत कम चांस है कि पाकिस्तान जीते। लेकिन मैं हाँ इतना बता सकती हूँ कि ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये साहब कि यहाँ पे मैं चांसेस बहुत कम देख रही हूँ पाकिस्तान के। सोर्ट्स के कार्ड्स है मेरे पास, सोर्ट्स यानी डिस्प्यूट्स, और सोर्ट जैसे कि आप समझती हैं तलवार, तो तलवार का मतलब एक तलवार सर पे लटक रही होगी, इस तरीके से इसको जीतना बहुत मुश्किल है। और मेरे कार्ड के मुताबिक बहुत कम चांसेस हैं कि पाकिस्तान जीते, अगर जीत भी गया तो बहुत कम स्कोर रहेगा, बहुत कम। हाँ, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर हमारे कैप्टन कर देते हैं, वो तो कह रहे हैं कि 500 तक लेके जाएंगे और इससे आगे की भी उम्मीद की जा सकती है। मगर हमारे दोनों जो एक टैरो कार्ड रीडर हैं, हमारी बुशरा साहिबा और ज़ैदी साहब, इन दोनों ने कह दिया। लेकिन कहते हैं कि मौजज़ात भी इसी दुनिया में होते हैं, मौजज़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उम्मीद भी की जा सकती है। मगर जो हमारे खिलाड़ी हैं ज़ैदी साहब, उनकी अगर बात कर ली जाए तो चूँकि कैप्टन के ऊपर ही उसके कंधों पर सारा बोझ आता है, तो इस बोझ के बाद सरफराज का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? कुछ लोग तो खुदा न खास्ता ये भी कह रहे हैं कि प्लेइंग 11 का भी हिस्सा वो नहीं बन सकते सरफराज। नहीं, सरफराज प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे वर्ल्ड कप के बाद, लेकिन इनके जो हाथ है इस पर ट्रेडी की अलामात हैं, इनके साथ ट्रेडिंग होती रहेंगी और मुमकिन है कि मैच के हवाले से वैसे ज़िंदगी में सभी मामलात पर इनको अप्स एंड डाउन के साथ रहेंगे। और इनकी जो पोजीशन है, ये तीनों फॉर्मेट के कप्तान नहीं रहेंगे, जायचा ये बता रहा है, ये सिर्फ एक फॉर्मेट के कप्तान रहेंगे। अगर ये खुद से 2 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दें तो बेहतर है, वरना इससे या इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा दोनों उसकी कप्तानी से, या इनको रुखसत कर दिया जाएगा। 2 फॉर्मेट की कप्तान, एक फॉर्मेट का कप्तान रहेंगे। और अगर ये कप्तान आगे भी, क्योंकि इनके जायचा है जवाल पजीर, तो अगर ये मुस्तकिल तीनों फॉर्मेट के कप्तान रहेंगे तो आगे जो भी मुल्क से सीरीज़ खेलेंगे उसमें जीतना, सीरीज़ को विन करना बड़ा मुश्किल है इनके लिए। अगर कोई और कप्तान आता है तो उसके जायचे के हिसाब से हम देखेंगे, लेकिन ये 2019 इनके लिए बहुत ज़्यादा टफ है, तो ये आगे सीरीज़ नहीं जीत पाएंगे। और जो जवाल की एक बड़ी वजह बन रही है वो इंज़मामुल हक हैं, तो उनका जायचा भी बहुत ज़्यादा जवाल पजीर है, तो इस बात का इम्कान है कि उनको हटाया जाएगा। इनको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि आप खुद से ही लीव कर जाएं। और इनका जायचा जवाल पजीर है और इनके मामलात भी जवाल पजीर रहेंगे। अज़हर महमूद का जायचा वो बहुत ज़्यादा जवाल पजीर है, इनको भी हटाए जाने का। नाम हम वर्ल्ड कप में देख रहे थे, सबके जायचे आपने बता दिया ज़ैदी साहब, तकरीबन बाद बड़े जवाल पजीर नजर आ रहे हैं। चलिए कि आधी टीम और वक्तन फवक्तन इनके बारे में तो आपसे जानते हैं, चूँकि बुशरा भी हमारे साथ, बुशरा साहबा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बुशरा साहबा, आज के चले मैच के सिचुएशन कुछ भी रहे, कौन सा खिलाड़ी आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ आज नज़र आएगा अगर पाकिस्तान टीम की बात करता है? आज की जहाँ तक बात है, आज तो मैं नहीं देख रही कि मैच में कोई ख़ास मज़ा आने वाला है। हाँ, एक्साइटमेंट तो ज़ाहिर सी बात है, परेशानी बहुत है सब लोग,
लेकिन मैं आज परफॉर्मेंस जो है सबकी जो है वो ऐसे देख रही हूँ, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हुआ हुआ है सबका ना, जो मैं देख रही हूँ। जो मेरे कार्ड्स कहते हैं वो यही कहते हैं कि एनर्जी लेवल डाउन है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको चूँकि बता चुकी हूँ कार्ड्स के हवाले से कि जीतने का चांस बहुत कम नज़र आ रहा है मेरे कार्ड में तो, लेकिन ये कि खैर उम्मीद रखनी चाहिए, इसलिए मैं अपने मुंह से कुछ कहना नहीं चाहती। लेकिन ये कि मैं बहुत ज़्यादा कोई इसमें कोई बेहतरीन मुझे नज़र नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। यानी क्योंकि खास आपको नज़र नहीं आ रहा, खैर खेल है, ठीक है, बिल्कुल खेल है, हार जीत होती रहती है, बिल्कुल ठीक है, हार जीत होती रहती है। दोनों चीज़ों को एंजॉय करें, दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। खेल को एक फन के लिए आप देख सकते हैं, एंजॉयमेंट के लिए कर सकते हैं, मगर इसको अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला नहीं बना लेना चाहिए। ज़ैदी साहब, आपने कैप्टनसी की बात की थी, आपने कहा कि सरफराज 2019 में काफ़ी आपको टफ नज़र आ रहा है और कोई भी सीरीज़ अगर ये खेलेंगे एज अ कैप्टन उसको लेकर चलेंगे तो विनिंग चांसेस बहुत कम होंगे। अगर सरफराज कैप्टन नहीं रहते तो हु इज़ नेक्स्ट? इमाद वसीम? इमाद के भी सितारे अरूज में हैं, बाबर आजम के भी सितारे अरूज में हैं। ओके, बाबर आजम तो माशाल्लाह बहुत अच्छे खेलते हैं, और मुमकिन है कि तीनों फॉर्मेट का अलग अलग ही कप्तान हो, दो कप्तान इम्कान है कि सरफराज वैसे कायम रहेंगे? कायम रहेंगे, एक फॉर्मेट में रहेंगे। अच्छा, वो डबल के ऊपर नहीं जा सकते? हाँ, शायद दूसरे में खेलते रहें लेकिन एज ए कैप्टन नहीं, कैप्टन के अलावा खेलेंगे। और मोहम्मद हफीज़ है, इनका भी थोड़ा बहुत जायचे जवाल में है, लेकिन इनके कैरियर में आगे अरूज आने वाला है। वो किस हवाले से? यानी कि इनकी परफॉर्मेंस, इनकी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत कम जा रही है, जितना बड़ा ये नाम है उस हिसाब से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। साहब, हफीज के बारे में तो कहा जा रहा था कि वो शायद रिटायर होने जा रहे हैं, कारोबार तो नहीं करने जा रहे कि ऊपर जा रहे हो? नहीं, कारोबार जो मैं देख रहा हूँ वो शुएब मलिक का मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, उनका कोई कारोबार, यानी कि वो उनका कैरियर इख्तिताम पर हो गया, उनकी एक लकीर ख़त्म हुई है, दूसरी शुरू हुई है, जिसका माना यह है कि वो पेशा तब्दील करेंगे और मुमकिन है कि उनका कोई शोहरत के हवाले से ही पेशा हो। वैसे एक बात है ज़ैदी साहब, शुएब मलिक जितने माशाल्लाह से सीनियर प्लेयर थे उनसे बड़ी तवक्कुआत थी, अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। जब हम सबकी बात करते हैं तो एंकर का भी हक बनता है, होस्ट का भी हक बनता है, वो भी अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ पूछते हैं। लिब्रा के बारे में बताएं ज़ैदी साहब कि ये नेक्स्ट वीक कैसा गुजरेगा या ताल्लुकात कैसे रहेंगे? लिब्रा के जो हैं ये बराबर सतह पर रहेंगे मामलात, और मुमकिन है कि कुछ नया नहीं होगा, जो पिछली चीज़ें ये कर रहे हैं उसी के साथ चलेंगे, और मुमकिन है कि इनका 3 माह के बाद इनका मज़ीद अरूज शुरू हो जाएगा इनका लिब्रा का। सही है, ठीक है। अभी बुशरा साहब भी चूंकि हमारे साथ ही मौजूद है। अच्छा बुशरा साहब, बहुत सारे लोग हैं जो परेशान होते हैं अपने कारोबार के लिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कारोबार के लिए पैसा लगा देते हैं मगर वो डूब जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए कोशिश कर रहे होते हैं मगर जो पहला होता है वो भी जा रहा होता है, जो आने वाला होता है वो भी नहीं आ रहा होता। जो रुकावटें होती हैं कारोबारी, उनके लिए बताएं कि कौन से ऐसे स्टार्स हैं जो कारोबार के हवाले से अच्छे रहेंगे और किन को अभी मज़ीद मुश्किलात जो है वो फेस करना पड़ेंगी? जी बिल्कुल, 9 ऑफ वॉन्ड्स का मेरे पास कार्ड है। इट मीन्स कि ये जो वक्त है ये मैं इस वक्त किसी भी स्टार के लिए ऐसा नहीं देख रही कि कोई नया काम शुरू करें। अगर शुरू करेंगे भी तो बीच में थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आएंगे, ऑब्स्टिकल का सामना रहेगा इन 2-3 महीनों में, क्योंकि ये 2-3 मंथ ही कुछ ऐसे हैं कि इसमें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कुछ नेगेटिव चीज़ों का इस तरह से आ रहा है कि कोई भी नई चीज़ शुरू करने के लिए 1-2 महीनों को जाने दें, उसके बाद जिसका दिल चाहे जो काम शुरू करना चाहे वो अल्लाह ताला का नाम लेके जो है वो शुरू कर सकता है। यहाँ थोड़े से ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जुलाई से लेके ये हमारे अगस्त सितंबर तक थोड़े ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। यानी कि मामला क्लियर होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ज़ैदी साहब, इस वक्त हमारे साथ कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं, पहले फिर आपसे बात करते हैं। अब्दुल्ला हमारे साथ कॉलर मौजूद होंगे। जी अब्दुल्ला, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। मैं देखता हूँ, ठीक है, और मेरे कुछ हालात घर के जो ठीक नहीं है, काफ़ी दिनों से परेशानी है, ठीक है, इस बारे में पूछना था। अभी मेरे भाई अपना स्टार बताएं मुझे। नाम पूछिए इनका। नहीं, स्टार का मुझे नहीं पता है, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है।
और तो पूछना है तो वो मैं बता सकता हूँ। उम्र आपकी क्या ठीक है, उम्र क्या है मेरे भाई आपकी? उम्र मेरी 33 साल है। 33 साल है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी पूछते हैं जैदी साहब से आपके मसले का हल भी। जैदी साहब, मेरे भाई का कह रहा है कि नाम तो उनका अब्दुल्ला है और बाकी ये कि मामलात के हवाले से परेशान है। वो 33 साल उनकी उम्र है। एक और कॉलर है मेरे ख्याल में, उनकी भी कॉल ले लेते हैं। अली है हमारे साथ कराची से, उनसे बात करते हैं। जी अली, बात कीजिए। जी, मेरा क्वेश्चन जो है दोनों मेहमानों से, और मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन सी टीम है जिसका वर्ल्ड कप जीतने का चांस सबसे ज्यादा है? क्या ऑस्ट्रेलिया अपना 6 कपों का सेट पूरा कर लेगा या नहीं? अरे ये वो बात है जो हर कोई पूछना चाहता है। बहुत शुक्रिया अली, आपने कॉल की। अभी पूछ लेते हैं। हमारे साथ हिना है फैसलाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी हिना, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैंने ना अपने रिलेटिव पूछना है घरेलू कारोबार के रिलेटेड और शोहर से कैसा रवैया रहेगा इसके रिलेटेड और औलाद के रिलेटेड। जी पूछिए मेरी बहन, आपकी शादी हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह शादी हो गई है। 3 साल हो गए लेकिन औलाद नहीं है। अच्छा, कितने साल हो गए शादी को और आपकी औलाद नहीं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं, ठीक है। तो शौहर के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं? ससुराल में अच्छे ताल्लुकात हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ठीक है, लेकिन आजकल ना हस्बैंड से थोड़ी अनबन जरा ज्यादा हो रही है। इसके रिलेटेड पूछ। शौहर का नाम क्या? अच्छा, अपने शौहर का नाम मेरी बहन बताइएगा। सईद, मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद है, बहुत शुक्रिया आपका। ये अभी हम पूछते हैं शौहर की तकरीबन एज और अगर सईद साहब की आप एज बता दें हमें। 35। ठीक है, 35 है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। बहुत सारे अभी मसाइल हैं और पहले हम अपनी बहन का ही पूछ लेते हैं। हिना का जो कह रही हैं कि उनके यहाँ औलाद नहीं है, तो ये भी कभी कभी रीज़न बन जाती है ज़ैदी साहब कि आपके औलाद ना हो, कई साल गुजर जाए तो कहीं ना कहीं से शौहर पे भी प्रेशर आ रहा होता है। उनका बताइए क्या कहना चाहिए? बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग, खानदानी प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बनता है। फिलहाल इस साल इनके जो मामलात हैं वो बड़े कशीदा रहेंगे। ठीक है। इस बात का भी इम्कान है कि शोहर से भी इनकी बनती बिगड़ती रहेगी। लेकिन उम्मीद है कि इनको 2019 में अल्लाह मियाँ औलाद से नवाजेगा। 2019 के आखिर तक? हाँ, 2019 के एंड के बाद। ठीक है। और ये अपना सदी 1 किलो गोश्त लेकर उसका बारीक कीमा करा कर सर से 7 मरतबा वार कर किसी परिंदों ऐसी जगह फेंकते जहाँ पर परिंदे आते हैं और ये अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, ये कसरत से पढ़ें। उम्मीद है कि इनको चंद दिनों में औलाद हो जाएगी। अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। बिल्कुल। अभी बुशरा साहिबा, अली हमारे कॉलर मौजूद थे, वो तो कह रहे थे कि ये बता दें कि कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी। जी मैं सुन रही हूँ। जी, यहाँ पर जो है अली साहब का जो सवाल था, किंग ऑफ वॉन्ड्स का मेरे पास कार्ड आया है। किंग ऑफ वॉन्ड्स में एरीज का इन्फ्लुएंस आ रहा है और ये मुझे दिखा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पे मैं बहुत अच्छा कार्ड देख रही हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है ऑस्ट्रेलिया के जीतने के 90% से भी ज़्यादा चांसेस यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जैसे वो कह रहे थे कि वो अपना कपों का सेट पूरा शायद करने में कामयाब हो जाएंगे। ये नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया आपको नजर आ रहा है। अच्छा ज़ैदी साहब, अब्दुल्ला मेरे एक भाई ने कॉल की थी, 33 साल उनकी उम्र थी। अपना तो नहीं जानते मगर कारोबार के हवाले से वो शदीद परेशान है। इनका सितंबर में मामलात बेहतर हो जाएंगे। इस सितंबर में? हाँ जी। इनका सदका बनता है सफ़ेद चीज़ों का, जैसे चीनी है, चावल है, गुड़ है। चीनी चावल जो से सफ़ेद कलर की अजनास हैं, वो परिंदों को डाल दें। हाँ, परिंदों को डाल दें। और इनके सितंबर में मामलात बेहतर हो रहे हैं और ये बस उससे पहले कोई नया कारोबार ना करे और नई इन्वेस्ट ना बस अल्लाह से कोई वजीफ़ा, कोई इस तरह का काम जो इनके लिए आप समझते हैं कि ज़रूरी है इनको करना। ये दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। अच्छा, दरूद इब्राहिम जो नमाज में हम पढ़ते हैं। जी, दरूद इब्राहिमी ये कसरत से मेरे भाई आप पढ़ें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपके हक़ में बेहतर करेगा और बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो आसान होती भी नज़र आएंगी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टार्स होते हैं, जिस तरह से आपने बड़ी अच्छी बात की है सब सदक़े के हवाले से। बहुत सारे लोग हैं वो गोश्त वगैरह लेते हैं, कीमा वगैरह लेते हैं, परिंदों को डाल देते हैं। कोई कहता है काले परिंदे को आप डाल दें, जिस तरह से आपने कहा कि सफ़ेद चीज़ों का सदका दें। बहुत सारी चीज़ों को इससे आगाही नहीं होती। जैसे कौन से ऐसे स्टार्स हैं आप समझते
से जिनको सदका अगर खैरात करना हो तो वो इस रंग की चीज़ को सदका खैरात करें, जैसे सफ़ेद रंग है आपने बताया, ये भी कोई एलिमेंट होता है कि आप जी ये स्टार है, ये कुछ नाम से रिलेटेड होते हैं, कुछ बुर्ज। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं पामिस्ट हूँ और एस्ट्रोलॉजी का भी इल्म है मेरे पास, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ सही मालूम नहीं है। जैसे ये अब्दुल्ला भाई, इन्होंने कहा जी मुझे सही नहीं पता मेरा बुर्ज क्या है। तो इस तरह के लोगों का फिर नाम से देखा जाता है कि आपके नाम पर, तो इनके नाम पर सफ़ेद चीज़ें आ रही थी, ठीक है। और जान का सदका जान है, माल का सदका माल है। अगर इंसान को कोई बीमारी है या कोई खदशात हैं जान के मुतल्लिक, या कोई दुश्मन जान के दर पे है, हाँ जी, तो उसको गोश्त का सदका देना चाहिए, यानी कि उसको जिस्मानी मसाइल हैं। अगर कोई इंसान माली मामलात में परेशान है, हाँ, और उसके हल नहीं हो पा रहे, तो उसके सदके बनते हैं अजनास के। अगर कोई इंसान जैसे मियाँ बीवी हैं, अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क आ रहा है, तो उनके लिए चाहिए कि वो गोश्त का भी सदका दें और अपने कपड़े का भी सदका दें। अच्छा, तो उसके कपड़ों का कलर होता है कि आप फलां कलर का दें। ठीक है, तो ये पूरा एक इल्म है, इसका पूरा हिसाब है। अगर जिन बहन भाइयों को अपनी पता नहीं होती कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, या अपने उन औकात का नहीं पता होता कि जिस वक्त वो इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए थे या पैदा हुए थे, तो उसके बदले में ये होता है कि उनके नाम से इस चीज़ को सेलेक्ट किया जाता है। थैंक यू सो मच सैयद अली ज़ैदी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, अपने अपना वक्त दिया। बुशरा आसिफ साहिबा, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इसी तरह सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक छोटी सी ब्रेक चलते हैं। जिस तरह से हम सदका खैरात की बात करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सदका खैरात के अलावा वो आपके जहन पर सवार होती हैं। बहुत सारे लोग हैं उन चीज़ों को बहुत लाइट लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने जहन पर सवार करते हैं। ऐसी चीज़ों के बारे में हमारा दीन, हमारा इस्लाम क्या कहता है, और एक माशरे में जो एक मिथ कायम होती है वो क्या होती है, इस सारी सूरत-ए-हाल से मुतालिक एक ऐसा टॉपिक हम आपके साथ इस छोटी सी ब्रेक से वापस आके डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें कई मेरे सवाल हैं, कई आपके सवाल हैं। उन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान देखते रहिए। से अभी हमने बात की थी एक ऐसे टॉपिक से मुताल्लिक जिसमें कई जहन में हमारे सवाल उठते हैं, उसमें सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का जिक्र ख़ास तौर पर होता है। इससे मुताल्लिक कभी कोई वाज़ेह चीज़ें सामने नहीं आ सकी, और ना ही लोग इससे मुताल्लिक कुछ वजाहतें हासिल करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनको वाज़ेह करना बेहद ज़रूरी होता है, जैसे आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा, ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन को लेकर कि हामला ख़वातीन को मना किया जाता है कि आप छुरी कांटे का इस्तेमाल मत करें, इससे आपके बच्चे का होंठ कटा हुआ होगा, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं। बड़े बूढ़े हैं वो भी मना करते हैं कि चांद ग्रहण हो, सूरज ग्रहण के वक्त ख़वातीन को इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह से चांद ग्रहण को अगर हम लेते हैं तो चांद ग्रहण से मुतालिक भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गर्दिश करती हैं, बहुत सारे ऐसे अल्फाज, बहुत सारे ऐसे सवाल या बहुत सारी ऐसे वाक़यात गर्दिश करते हैं हमारी ज़िंदगियों में, जिनसे हम थोड़ा खौफज़दा हो जाते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। तो ये तमाम सवालों के जवाब आज हासिल करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौजूद हैं, डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब। डॉक्टर साहब आपका बेहद शुक्रिया। इस्लामी लिहाज से हमारा इस्लाम क्या कहता है, दीन क्या कहता है, वो डॉक्टर साहब से जानेंगे, मगर इसके साथ साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर फल्कियात है राजा हैदर साहब, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच राजा हैदर साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। जब हम बात करेंगे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की, तो इससे मुतालिक सबसे पहले डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे, ये ग्रहण लगता है, इसको बदशगुनी भी कहा जाता है कि ये ग्रहण, क्योंकि कहा जाता है कि सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से एक है, वो रोशन रहते हैं। जब ये ग्रहण लगता है तो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने सूरह हामीम अस-सजदा पारा नंबर 24 में इरशाद फरमाया है, व मिन आयातिहिल लैल वन नहार व शम्स वल कमर, कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी दिन और रात और दूसरा चांद और सूरज हैं। बिल्कुल। फिर आगे हुक्म फरमाया ला तस्जुदू लिशम्स वला लिल कमर,
ना सूरज को सजदा करो ना चाँद को सजदा करो। वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, बल्कि उस ज़ात को सजदा करो जिसने इनको पैदा किया बिल्कुल, है। बिल्कुल। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम उसके वाक़अतन बंदे हो या बंदगी करना चाहते हो। सही। तो इससे एक तो हमें पता चल गया कि ये अल्लाह की वाक़अतन निशानियाँ हैं जिस तरह आपने अभी ज़िक्र किया। और दूसरा, इस हवाले से दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक कसूफ़ और एक खसूफ़। कसूफ़ सूरज के लिए इस्तेमाल होता है, खसूफ़ जो है वो चाँद के लिए इस्तेमाल होता है, और कभी एक दूसरे की जगह पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कसूफ़ान भी कहा जाता है दोनों को, दोनों ग्रहण लग जाएं, और खसूफ़ान भी कहा जाता है। जहाँ तक इसकी शुगून के हवाले से है, ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम का जब विसाल हुआ तो उस वक्त सूरज ग्रहण लग गया। तो सहाबा किराम में से कुछ लोगों ने कहा, जिस तरह नस्ल दर नस्ल चीज़ें चलती आ रही थी, तो उन्होंने कहा देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के गम में आसमान भी शरीक हो गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया, ये बात तवज्जो से सुन लें, ख़बरदार, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं और इनका ज़मीनी हादिसात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो इसलिए ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये जो है इसका कोई शगुन लेना इससे दुरुस्त नहीं है। हाँ, इसके लिए नमाज पढ़ी जाती है, चूँकि एक ज़हर है निज़ाम जो कुल्लुन फ़ी फ़लकी यसबहून का जो निज़ाम है, हर चीज़ अपने मदार में तैर रही है, घूम रही है, चक्कर काट रही है। अगर कोई दरमियान में रुकावट आती है, अंधेरा आता है, इस तरह के मामला जो अभी आपने पैकेज में दिखाया है, तो उसके लिए अल्लाह की बारगाह में रुजू करना चाहिए। तो सलाते कसूफ़ जो है खुसूसी तौर पर जो सूरज ग्रहण की नमाज है, ये तो सुन्नत मुअक्कदा है, 2 रकात है, जिस तरह ईद या जुमा की होती है। और इसके लिए शर्त भी यही है कि जो जुमा का खुतबा देता है वही आदमी जो है सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाए, जमात के साथ पढ़ी जाए। जहाँ तक चाँद ग्रहण की नमाज है वो तन्हा पढ़ी जाती है। और सूरज ग्रहण के असरात जो हैं वो नज़र पर तो पड़ते हैं, ये साइंसदान भी कहते हैं, 1-2 प्रोग्राम में गया, चांद ग्रहण के कोई इस तरह के असरात नहीं होते। सही है, ठीक है। तो ये असरात जो होते हैं, मगर इसके साथ साथ राजा हैदर साहब हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी हो जाते हैं, या तो उसे कोइंसिडेंट कहा जा सकता है, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि नबी पाक ने भी फरमाया कि आसमान का ज़मीनी हादसात से कोई ताल्लुक़ नहीं है इन चीज़ों का। लेकिन हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जब सूरज ग्रहण ख़ास तौर पर लगता है और हामला ख़वातीन से मुतालिक जब बात आती है तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और अवॉइड करते हैं उन चीज़ों से जिसकी वजह से हम समझते हैं कि ये वाक़यात हो सकते हैं या ये चीज़ें या ये हादसात हमें पेश आ सकते हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब ने बात ही कंप्लीट कर दी, जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने दिया बिल्कुल 100%, इसमें कोई शक नहीं है। और बहुत सारे ऐसे जो मिल्की वे में होने वाले जितने भी ज़ोडिएक साइन है, जो 7 प्लैनेट की गेम अल्लाह ताला ने बनाई है, जो चांद सितारों को मुसख्खर करने का भी जिक्र है, और जो जिसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, जो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास भी इल्म था। डे 1 से मायन कल्चर से लेके वैदिक और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी तक और चाइनीज़ में जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण होते हैं, इसके डिफरेंट असरात कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव इंसानी ज़िंदगी पे 25% ज़रूर पड़ते हैं। लाइक सर्दी में सूरज वही होता है, सूरज को परवरदिगार ने हवा में तैरता हुआ ऐसा बनाया कि वो 1 सेंटीमीटर भी उधर हो जाए तो कायनात फना, इधर आ जाए तब भी कायनात फना, तो वो आगे पीछे नहीं हो रहा, लेकिन उसके शेड्स आ रहे हैं। तो अब जो सूरज है, सर्दियों में हम तड़प रहे होते हैं कि अरे धूप कहाँ है, और गर्मियों में हम कहते हैं यार ये धूप क्यों है, मतलब दोनों में फ़र्क होता है। एक झुलसा रही है और जबकि एनर्जी वही होती है जो सन एनर्जी। इसी से हमारी ज़िंदगी के असरात, पहली चीज़ ये बकवास है कि जी ख़वातीन जो है इस दिन कोई ऐसा इस्तेमाल ना करे, उनके जो हामला बहनें हमारी उनके ऊपर असरात होता है, ऐसा कोई असर नहीं होता। असर जो होता है वो 2.3%, जितने भी पुराने ज्योतिष माने जाते हैं वो कहते हैं 2% और 2.3% हामला औरतों के ऊपर असरात, लेकिन वो भी एक साथ होती है जिसको मिलदाव बोलते हैं। पुराने इजिप्शियन लोग मिलदाव की एक साथ कि ये फला साथ है, उसमें आप गोश्त मत काटो, उसमें आप सुई धागे से कढ़ाई मत करो, वरना जैसे होंठ कटा हुआ निकल आता है, कहीं एक होल सा मिलेगा आपको, या आप कोयले पे कुछ कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा सा ब्लैक सा मोल सा आपके जिस्म पे होता है। ये उनके कहने हैं, लेकिन इस पे
पे भी अभी तक 100% कोई गारंटी नहीं मिली, लेकिन इसको ज़ाहिर है 80% तक माना गया है ज्योतिष की या एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में। तो पहली चीज़ कि इसके ऊपर आपने नहीं करना, लेकिन अगर आप जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, हम ज़ाहिर है बीइंग मुस्लिम इसके लिए नमाज डेफिनेटली, और हर ज़ोडिएक साइन का एक सदका निकलता है। सदका तो डेफिनेटली बार्गेनिंग हम कर रहे हैं अल्लाह मियाँ से कि हमारी जान बचा ले। तो इस दौरान जब भी सूरज गिरन है या चांद गिरन है, आप सदकात दें। अपने सदके का आपको पता है, चाहे वो एरीज वाले हैं चाहे वो कैप्रिकॉन वाले हैं, सबको ये पता होता है। तो ये बेस्ट थिंग है कि इसमें आपकी ज़िंदगी पे असर होता है। और ये वाहिद सूरज गिरन है इस बार जो हुआ, जो सबकी ज़िंदगियों को 15 ईयर बैक पे लेकर गया, यानी पॉजिटिव एनर्जी इसने दी है कि जितनी तबाही मचनी थी, चाहे रिलेशनशिप जिनके ख़त्म हो रहे थे या जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी, वो एक बड़ा फास्टेस्ट मोड पे आ जाएगा वो पोजीशन, चाहे वो जुपिटर की है चाहे वो मरकरी की है। तो ये इसमें काफ़ी कुछ फ़ायदे हुए हैं जी। ठीक है, लेकिन राजा साहब इसमें बहुत सारे इफेक्टिव्स भी हैं जो कहते हैं कि हमने ये किया था, उसके बाद हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ उसकी ये सूरत हाल हो गई, या उसके यहाँ ये निशान बन गया, या ये उसके मोल आ गया, इस टाइप की तो बहुत सारी ऐसी मिसालें भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जिसकी वजह से शायद लोगों का बिलीव इस चीज़ पर ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जी सरवत, मैंने बताया ना कि वो जो 2.3% है वो एक साथ है कि उस दौरान जो लोग ये काम कर रहे होते हैं सिर्फ असरात उन पे आते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ वही वाला सिलसिला हो जाए। मतलब कोई एक दवाई ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे को साइड इफ़ेक्ट दे रही है तो बाकी सब लोगों को भी उसके सिम्टम्स अलग होते हैं। और अगर आप सितारों की ज़बान में बात करते हैं तो मिल्की वे में 46 लेयर्स जितने भी कैटेगरी के बने हुए हैं, उसमें से 5 लेयर्स ऐसे हैं कि जो आपकी ज़िंदगी को सूरज की वजह से, ज़ाहिर है जिस वक्त सूरज और जमीन के दरमियान में चांद आ जाता है, जैसे कि अवाम जो 2 नंबर पैसा कमाती है उनके पैसों के दरमियान में इमरान खान या नैब आ जाते हैं, तो समझ लो कि उनके पैसों को लग गई गिरन। आसान लफ्जों में ये समझाते हैं। तो नुकसान हुकूमत के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जिनका 2 नंबर पैसा। तो 2 नंबर लोगों को डरना चाहिए कि यार ये गिरन हमारे लिए नुकसान हो सकता है। जी राजा साहब, आप बताइएगा, मेरी बहन का बताएं, फिर हम इस्लाम के हवाले से मज़ीद बात करते हैं। जी सबसे पहली चीज़ डॉक्टर साहब ने अभी एक बात की है, इसको आसान लफ्ज़ों में लोगों तक पहुंचाने के लिए कि बेसिकली सदकात या जो भी आप नमाज़ पढ़ते हैं इसके बिहाइंड साइंस क्या है, ये थोड़ा सा मैं इसलिए आगाही देना चाहता हूं उन लोगों को कि जो बड़े डेंजर जोन में होते हैं कि जी अचानक ये ख़ास तौर पे जो 7 डेज़ होते हैं चांद गिरन या सूरज गिरन, ख़ास तौर पे सूरज गिरन जिसको सूर्या राशि हिंदी ज़बान में या वैदिक में बोलते हैं, वहाँ से जो एनर्जी लेते हैं 7 डेज़ के लिए आमिलीन, जो बैड आमिलीन होते हैं, जो वोडो, मैप्स्टिपोलन पावर, जादू टोना सिफली करते हैं, उनकी चांदी होती है। ये खास सातों में वो इसको लिखना शुरू करते हैं कि किसकी रोजी बंद करनी है लाइक अ ग्रीन मैजिक, किसके रिश्ते बंद करने हैं ब्लू मैजिक, किसकी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है और सफ़र ख़त्म करना है ब्राउन मैजिक, और किसकी ज़िंदगी को पूरा हेल करना है ब्लैक मैजिक। ये 4 तरह की जो चीज़ें हैं ये इन खास सातों में। तो ये वैक्सीनेशन है कि आपने सदका दिया, नमाज पढ़ी तो आप सेफ हैं। वो जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो रिटर्न में चला जाता है, जो कि मैंने अभी बताया मिल्की वे का, जाहिर है उसकी स्टेज 37 की एक है जिसे तसव्वुफ की ज़बान में कहते हैं कि आप परिंदों को आज़ाद करो, गुलाम नहीं अगर कर सकते हो, क्योंकि वो गुलामी वाला स्लेव का दौर नहीं, तो आप परिंदे आज़ाद करो, या फिर आप भूखे को खाना खिलाते हैं तो कम से कम रोज़ाना 2 लोगों की रोटी जो भी आप घर में पकाते हो किसी को दे दो, तो एब्सोल्युटली 100% सेफ हो जाते हो आप। ठीक है, यानी कि वो कारोबार भी जो मेरी बहन परेशान थी तो वो सदका खैरात करें। इस वक्त हमारे साथ जमान कॉलर मौजूद है पीर महल से, उनसे बात करते हैं। जी मेरे भाई बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, जो सूरज ग्रहण की वजह से वैष्णो के अंदर बच्चे जो वफात पाए थे, वो क्या मसला होता है, पूछना था सर से। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेती, इसके अलावा कुछ बात करेंगे नुमान आप? चलिए, बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नुमान, आपने कॉल किया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये चीज़ जो अभी नुमान ने क्वेश्चन किया है इसका जवाब ले लेते हैं, फिर कुछ बात करेंगे सूरज ग्रहण चांद ग्रहण से मुताल्लिक। क्या कह रहे थे कि वो बच्चे जो वफात पा जाते हैं, कुछ इस हवाले से वो बात करना नहीं, वो तो पहले अर्ज कर दिया था ना पहले कि ज़मीनी वाक़यात का आसमानी आयात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मगर जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि सूरज का ग्रहण लग जाना या फिर चांद को ग्रहण लग जाना, ये किसी तौर मनहूस जाना जाता है, इसे क्या वाकई ही ऐसा है? देखें, ये आसमान की कुदरत की निशानियां हैं। इंसान एक बात जहन में रखें, हमारे जितने भी नाजरीन हैं
बात ज़हन में रखें कि इंसान मखदूम कायनात है। ये जितनी भी कायनात बनाई गई है इंसान की खिदमत के लिए बनाई गई है जी। इस तरफ अल्लामा इकबाल ने इशारा करते हुए कहा है, किस तरह हुआ है कुंद तेरा निश्तर तहकीक, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक, मेहरो माहो अंजुम नहीं महकूम तेरे क्यों सूरज चांद सितारे, ये तेरे हुक्म के पाबंद क्यों नहीं है। मेहरो माहो अंजुम नहीं महकूम तेरे क्यों, क्यों तेरी निगाहों से लरजते नहीं अफलाक। जब बंदे का अल्लाह के साथ रिलेशनिंग जो है उसकी मजबूत होती है तो फिर कोई चीज़ असरअंदाज कोई असरअंदाज नहीं होती कोई चीज़। इस वक्त मिसेस फरहान भी सियालकोट से हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी मिसेस फरहान, बात कीजिएगा। जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे राजा हैदर से बात करनी है। जी जी बात कीजिए, वो सुन रहे हैं। जी कीजिए बहन, बात कीजिए। सर, क्या हमारा ये जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण है, इनका हमारे स्टार्स पर कोई असर पड़ता है हमारी नॉर्मल लाइफ में? ये बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल इसका जवाब है बिल्कुल असर पड़ता है। कभी पॉजिटिव होता है इसके असरात, कभी नेगेटिव होते हैं, लेकिन इस बार का जो सूरज ग्रहण है इसने हमारी ज़िंदगियों पे बहुत ज़्यादा अच्छा असर डाला है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए बड़े परेशान थे, जो सफ़र नहीं कर पा रहे थे, तो इसने उस ट्रैवल को अनलॉक किया है। उन लोगों के लिए जिनके रिश्ते ऑलरेडी बहुत स्लो थे, लोग आ रहे हैं पसंद करके जा रहे हैं, तो जो ज़ोडिएक साइन है उनके ऊपर इसकी वो क्लिनजिंग हुई है, यानी इसकी हिद्दत ने सब क्लीन कर दिया। तो ये तो बहुत पॉजिटिव हुआ। डेफिनेटली असरात पड़ते हैं, लेकिन किस पे कितने परसेंटेज पड़ती है वो अलग है। लाइक एरीज वाले जो हमल वाले हैं, फर्ज करें जिनका पहला ज़ोडिएक साइन 21 मार्च से शुरू होता, उन लोगों पे इसका 37% पॉजिटिव असर हुआ। जो टॉरस वाले हैं उन पर 42% असर हुआ है। जो जेमिनी वाले हैं 57% असर हुआ है। ये बढ़ते हुए जा रहे हैं, जबकि इनका ताल्लुक आपस में एक दूसरे के साथ नहीं है। कैंसेरियन जो सरतान वाले हैं, ये 82% पॉजिटिव एनर्जी जो इन्होंने ली है वो हुआ है। जो लियो वाले हैं कैंसर के बाद जितने भी हैं, इनका 60% असर हुआ है। वर्गो वाले 91.2% असरात हुए हैं। लाइक आखिरी जो 6 ज़ोडिएक साइन जिसमें लिब्रा है, जिसमें स्कॉर्पियो है, ये सेजिटेरियस है, इन लोगों का एक ही जैसा यानी 73% असरात हुए। एक कैप्रिकॉन है जिसने 98% असर लिया, जूस सारा का सारा ले लिया, ये इनको फायदा हुआ। और लास्ट पे जो एक्यूरस वाले हैं, पाइसेस वाले हैं, इनका 87% असर हुआ। तो पॉजिटिव एनर्जी आई है, नेगेटिविटी इसमें बिल्कुल भी नहीं, यानी कि इसमें नेगेटिविटी नहीं आई है, पॉजिटिव ही यहाँ पर एनर्जी मिली है तकरीबन तमाम स्टार्स जो चेंज हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे से कॉलर मौजूद है हमजा, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी हमजा मेरे भाई, बात कीजिए। ओके जी हमजा, बात कीजिए, हम आपको सुन रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। मैंने आपसे पता करना है कि सूरज ग्रहण जो आप कह रहे हैं कि ये बड़ा खतरनाक जो भी है, मुझे डिजीज है, स्किन की डिजीज है। ठीक है ठीक है। मुझे स्किन की डिजीज है, मेरी वजह से मेरे बच्चों को भी वो डिजीज है, बड़ी खतरनाक है कि नहीं, पिंपल्स निकल आते हैं। ठीक है तो मैंने पता करना है कि सूरज ग्रहण का इसके हवाले से क्या है कि हमारी स्किन पे इसके क्या असरात हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमजा, हम जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये मसले मसाइल भी आते हैं लोगों के जहन में, जिस तरह से राजा साहब ने भी कुछ चीज़ें क्लियर की हैं कि किस तरह से साइंस के ऊपर इफेक्ट आता है, इसके ऊपर सूरज ग्रहण लगे या फिर चांद ग्रहण आता है, तो ये जिस तरह से मेरे भाई ने बात की, उन्हें एक डिज़ीज़ है और वो डिज़ीज़ उनके बच्चों को भी ट्रांसफ़र हो गया है और एक्ने वगैरह का शदीद किस्म का डिज़ीज़ है उन्हें, तो इसकी भी कोई हकीकत हमें नज़र आती है इस्लाम के अंदर कि कुछ इस तरह से होता है और ग्रहण लगता है और फिर ये ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर कम हो जाता है? कोई ऐसी डिजीज़ के हवाले से भी है? देखिए, एक बात तो तय है, शुरू में आपने पैकेज में भी दिखाया, राजा साहब ने भी बयान किया कि जब सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद दरमियान में आता है तो अंधेरे उजाले की वजह से ये मसाइल जो है वो पैदा होते हैं और ये रूटीन मैटर है, एक कायनात का निज़ाम है। लेकिन इंसान जो है ना, बेसिकली एक बात ज़हन में रहनी चाहिए, जब वो किसी चीज़ के बारे में सोचता है ना तो उसके सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं उसकी बॉडी के अंदर, उसी तरह बनना शुरू हो जाते हैं। उसी तरह फिर वो जैसे जैसे सोच में गुलव करता जाता है वो असरात भी उसके आंखों के सामने आते चले जाते हैं। मैंने जो पढ़ा है, 1-2 प्रोग्राम्स में मैंने शिरकत की, जो साइंसदान भी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि सूरज ग्रहण का जो असर है वो मैक्सिमम आपकी नज़र पर पड़ सकता है। अच्छा, साइंसी हवाले से कि वो सिर्फ नज़र पे इफेक्ट आ सकता है, बॉडी पर उसका। ठीक है राजा साहब, जिस तरह
से अभी हम बात करें डिजीज़ के हवाले से भी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व रहते हैं या बहुत सारे परेशान रहते हैं। हमें जल्दी से बता दीजिएगा कोई ऐसा मैसेज जो आप कन्वे करना चाहें, क्योंकि आप इस नॉलेज को बहुत ज़्यादा, आपके पास ये नॉलेज बहुत करीब से आपने देखा है, बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो जो लोग सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से मुतालिक जानना चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज कन्वे कर दीजिए। ओके, देखिए मैंने शुरू में ही बता दिया वैसे तो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में कि जो भी चीज़ें हैं इसमें इफेक्ट होती हैं। जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो तसव्वुफ वाले जितने लोग गुजरे हैं, जो अहले बैत के मानने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले, वो एक टिप देते हैं कि 2 तस्बीह ऐसी हैं जिसको आप इन दिनों में अगर पढ़ते हैं, पानी पे दम करके पियो और अपनी आंखों पे लगाओ। एक उसमें या समदो है और एक या बसीरो है। ये बैड आइज को, बुरी नज़र को या जो भी चीज़ें हैं उसको पी भी जाती है। और अगर आप उस पानी को पी लेते, एक तस्बीह पढ़नी होती है किसी भी नमाज के बाद। चलिए, आपके लिए बड़ा अफाका करेगा। बेहद शुक्रिया आपका राजा हैदर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप भी अपना फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर दे सकते हैं। सुबह से मुताल्लिक़ खुदा पर ईमान रखिए, बिलीव रखिए, और तालीमात अगर हासिल करनी है, हिदायत लेनी है, रोशनी चाहिए किसी चीज़ की, तो वो हमारे इस्लाम से कीजिए, हमारे कुरान पाक से कीजिए। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।